So hello students, welcome to the lecture number 22 of Cell the Unit of Life chapter। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बेसिकली जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी हमने, तब भी हमने बात की थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। उसी नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि हमने सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी पढ़ी थी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और नो मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन में आता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन में ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब आते हैं, और नो मेम्ब्रेन में सेंट्रोसोम और राइबोसोम आते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको लिखती है ऑर्गेनेल। लेकिन एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, वो ओनली एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करता है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने सेल ऑर्गेनेल लिखा है न्यूक्लियस को, इसलिए हमें भी इस लाइन को कंसीडर करना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। और कहां पर इसकी डिस्कवरी की थी? किस पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद? तो ऑर्किड का एक ट्री होता है, बेसिकली उस ट्री की रूट के सेल्स में इसकी डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। ऑर्किड ट्री के रूट्स के सेल में डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की। आई होप इट इज क्लियर। अगली लाइन हम समझते हैं, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसे स्टेन्ड किया गया, रंगा गया, रंगीन बना दिया गया। किसके द्वारा? बेसिक डाई के द्वारा। एक बात ध्यान में रखना, किसी को भी रंगने के लिए उसी के नेचर की डाई का यूज किया जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो बेसिक डाई से रंगा जा रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल भी कैसा होता है? बेसिक होता है। और इसकी पीएच भी पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, 7.4 होती है, जो बेसिक कैटेगरी में आएगी ऑब्वियसली। वाज गिवन द क्रोमेटिन नेम, यानी कि इस मटेरियल का नाम क्या रखा गया था? क्रोमेटिन रखा गया था। क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है और ये बेसिक होता है। ये नाम किसने रखा था क्रोमेटिन? फ्लेमिंग ने रखा था। यानी कि जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले मटेरियल को क्रोमेटिन वर्ड दिया था फ्लेमिंग ने, और उस मटेरियल की डिस्कवरी की थी बेसिक डाई से स्ट्रेन करके। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस को डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और उस एक्टिविटी को डायरेक्ट भी करता है। कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, इन सब का डिसीजन जो है वो न्यूक्लियस ही लेता है। इसके अंदर इनक्लोज होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं किसी भी सेल के, वो सभी इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर बंद होती है, इनक्लोज होती है? इसी न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली। आगे लिखा है कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एंजाइम के थ्रू, और सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो राइबोजाइम होता है वो 23S और 28S आरएनए का बना होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लगभग सारे एंजाइम। और एंजाइम ही क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता कौन है? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से। आरएनए किससे बनता है? डीएनए से। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन। यानी कि उस प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मतलब अगर डीएनए ना हो तो एंजाइम ही नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि डीएनए है, न्यूक्लियस ही क्या है? इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोल कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एक साइंटिस्ट है हेमरलिंग। हेमरलिंग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलेरिया एल्गी के ऊपर। एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी है जिसकी लंबाई जो है 100 मीटर के करीब होती है, समुद्र के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा आपको। हेमरलिंग ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की मॉर्फोलॉजी, उसकी दिखावट को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। इसका निर्णय लेता है कि सेल की दिखावट कैसी होगी। ये निर्णय कौन लेता है? न्यूक्लियस ही लेता है। ये किसने प्रूव किया था? हेमरलिंग ने। किस पे एक्सपेरिमेंट करके? एसिटाबुलेरिया पे। आई होप इट इज क्लियर।
आगे लिखा है नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन वेरिएशन इन नंबर, इनकी संख्या में वेरिएशन बहुत ही फ्रिक्वेंट है, बहुत ही तेजी से इनकी संख्या बदल जाती है किसी भी सेल के अंदर। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कभी भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट न्यूक्लियस ही क्या, यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता है। सारे सेल ऑर्गेनेल को हटा के जितना भी स्पेस बना है, उस स्पेस के अंदर हीमोग्लोबिन को रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो सके। उसके अलावा एक सेल होता है सीव ट्यूब सेल। बेसिकली प्लांट के अंदर वस्कुलर टिश्यू होते हैं दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का एक सेल होता है, एक कंपोनेंट होता है सीव ट्यूब सेल। इस सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसके पास होती है कंपेनियन सेल, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस इसे भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब सीव ट्यूब सेल और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। आगे लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर अगर बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उसी को बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अगर वो सेल प्लांट का है तो उसे बोला जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। अगर वो सेल एनिमल का है तो उसे बोला जाता है सिंसियल कंडीशन। प्लांट सेल में सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। और ये किन किन सेल में ऑब्जर्व होता है, टेपेटम एक लेयर होती है, एंथर की वॉल में सबसे अंदर की तरफ आती है ये लेयर टेपेटम। ये जो है पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, लेकिन इसके जो सेल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ पे मिलती है। बेसिकली कोकोनट वाटर के जो सेल है उसके अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और सेंट्रल सोल ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर एक सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। प्लांट का सेल है इसलिए सिनोसिटिक कंडीशन इसको बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अगर एनिमल के किसी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिंसियल कंडीशन मिलते हैं। सिंसियल कंडीशन देखने को मिलती है स्केलेटल मसल के सेल के अंदर। बेसिकली मसल का जो सेल है, स्केलेटल मसल का सेल, उसके एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो एनिमल का सेल है, इसीलिए सिंसियल कंडीशन इसको बोलेंगे। आगे लिखा गया है डाइमॉर्फिक या डाइकैरियन कंडीशन। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब दिखावट। एक न्यूक्लियस की दो तरह की दिखावट बेसिकली, या आपके ऐसे कह लो कि दो अलग अलग तरीकों से दिखने वाले न्यूक्लियस एक ही सेल में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे डाइमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। डाई का मतलब दो, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। जैसे हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, वहां पे जो कैरियोटिक है उसका मतलब भी क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे भी जो कैरियोन है उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस है। डाइकैरियन का मतलब है दो टाइप के न्यूक्लियस एक ही सेल में मिलते हैं। जो दोनों टाइप के न्यूक्लियस होते हैं उनमें एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। जिंदगी में मेटाबॉलिज्म करना जो है वो बड़ा काम है, हेरिडिटी करना बहुत ही छोटा काम है। जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, यानी मेटाबॉलिज्म करना बड़ा काम है। जो बड़ा वर्ड है मैक्रो न्यूक्लियस वो मेटाबॉलिज्म करेगा, और जो छोटा वर्ड है माइक्रो वो हेरिडिटी का फंक्शन करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये जो डाइमॉर्फिक या डाइकैरियन कंडीशन है ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलती है। और सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल लिख रखा है पैरामीशियम। पैरामीशियम, इससे पहले जब हमने सीलिया की स्ट्रक्चर बताई थी आपको, तब भी पैरामीशियम का एक सिंपल डायग्राम आपको बताया था, चप्पल की तरह इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी लाइंस आपको समझ में आई होगी। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। तो यहां पे छोटा सा लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, बट एनसीईआरटी में सेल ऑर्गेनेल लिखा गया है इसलिए हमने लाइन में भी लिखा था। बट ये एक स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो इसके डबल मेम्ब्रेन को हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने बनाई है आउटर मेम्ब्रेन, अब मैं बनाऊंगा इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। बेसिकली ये मैं स्पेस की फॉर्म में क्यों बना रहा हूं इस मेम्ब्रेन को, वो अब भी समझ में आएगा। यहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, आपस में मिल जाती है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अगर मैं इन सब के नाम लिखूं तो ये क्या है, यहाँ पे
दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है यहां पे, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है इसे बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो डायामीटर होता है वो 10 से लेकर 50 नैनोमीटर होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो स्पेस था उसे क्या बोला था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। प्लास्टिड के अंदर पढ़ा था पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। उसी प्रकार अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे पेरी, उस स्ट्रक्चर का नाम और स्पेस लिखा जाता है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो तीनों वर्ड्स को। ये जो जगह है बेसिकली, ये जगह इसे बोला जाता है न्यूक्लियर पोर में, हम यहां पे लेबल कर देते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये बेसिकली एक छेद होता है जो सब्सटेंस को यहां से यहां और यहां से यहां लेके जाने का काम करता है, जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप की दोनों मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज हो जाती है वहां पे क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर बनता है। तो न्यूक्लियर पोर कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के फ्यूज हो जाने से क्या बन गया, न्यूक्लियर पोर बन गया बेसिकली। अगर मैं कुछ और बात करूं तो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर का स्पेस क्या होगा, इसके बाहर का स्पेस होगा बेसिकली साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर का स्पेस क्या होगा, इसके अंदर का स्पेस होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो स्पेस है इसी का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से मटेरियल मिलेंगे अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर बेसिकली क्रोमेटीन मटेरियल मिलता है, जिसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की थी बेसिक डाई से स्ट्रेन करके। इसके अंदर बेसिकली डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं, इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप जानते हो नाइट्रोजन बेस होता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। इसकी अगर मैं आपके सामने पीएच भी लिख दूं तो 7.4 इसकी पीएच होता है, एल्कलाइन पीएच इसको आप बोल सकते हो, एल्कलाइन इसकी पीएच है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं, इसके अंदर मिलता है क्रोमेटीन मटेरियल बेसिकली। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा क्रोमेटीन मटेरियल आपको मिलेगा, ये जो रेड कलर में हमने बनाया है ये है क्रोमेटीन। अब ये क्रोमेटीन आखिर किसका बना है, कितने टाइप का होता है वो बातें भी कर लेते हैं। बेसिकली क्रोमेटीन जो है वो दो टाइप का होता है, यू क्रोमेटीन और हेटेरोक्रोमेटीन। अगर किसी क्रोमेटीन के अंदर बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे क्या होता है तो हिस्टोन प्रोटीन होता है 50%, उसके बाद होता है 40% डीएनए, और उसके बाद कुछ अलग स्ट्रक्चर होते हैं आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उनकी बातें भी हम करेंगे। जो यू क्रोमेटीन होता है बेसिकली ये वो वाला डीएनए होता है जो आरएनए बना सकता है। डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां के डीएनए को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये जो यू क्रोमेटीन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बट जो हेटेरोक्रोमेटीन होता है ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड, इसको बहुत ही दबाकर, बहुत ही कंडेंस करके पैक किया जाता है, इसको बहुत ही लूजली पैक किया जाता है, लूजली पैक्ड। अगर डेंसली पैक करोगे तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, इसलिए ये डार्क स्टेन्ड होता है। और इसको लूजली पैक किया है तो ये लाइट स्टेन्ड होता है, लाइट स्टेन्ड।
तो ये 3 डिफरेंस आपको पता रखने हैं बेसिकली यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। तो ये क्रोमेटिन हमने बताया। क्रोमेटिन के अंदर कुछ ऐसा रीजन होता है जहां पे बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में क्या मिलता है, डीएनए वगैरह मिलता है। बहुत ही कंडेंस है, यानी कि ये डेंसली पैक्ड होगा, यानी कि ये हेट्रोक्रोमेटिन का भाग होगा। इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? इट इज ए पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन बेसिकली। हेट्रोक्रोमेटिन, इसी के अंदर क्या मिलता है? सम यूक्रोमेटिन भी मिलता है। सम यूक्रोमेटिन, बहुत ज्यादा हेट्रोक्रोमेटिन है लेकिन कुछ मात्रा में यूक्रोमेटिन भी है जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और वो जो आरएनए बनता है उसी को आरएनए बोलते हैं, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे जब हम न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। अगर मैं न्यूक्लियर पोर के बारे में आपको समझाऊं तो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है ऐसा रास्ता प्रोवाइड करना, ऐसा पाथ प्रोवाइड करना जिससे कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सके। न्यूक्लियोप्लाज्म के सब्सटेंस, यहां पर क्या है? डीएनए है, आरएनए है। उस आरएनए का यहां पर साइटोप्लाज्म में जाना कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर पोर कंट्रोल करता है। उस आरएनए से जब बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का वापस न्यूक्लियस में आना भी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर पोर ही कंट्रोल करता है। जो भी सब्सटेंस इस न्यूक्लियर पोर के बीच में अटका होता है उसी को नाम दिया जाता है एन्यूली। व्हाट इज एन्यूली? इट इज सब्सटेंस विच इज पासिंग थ्रू न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर में अभी एंटर हुआ है, पूरी तरह बाहर नहीं निकला है, उसी को बोला जाता है एन्यूली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक दो स्ट्रक्चर में और ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये जुड़ी होती है ईआर से बेसिकली। ये क्या है? ईआर है। और इस ईआर के ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये बेसिकली आर बन चुकी है। आर बनने के बाद इस पर हम अलग कलर से, रेड कलर से राइबोसोम भी ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ राइबोसोम है 80S टाइप के, क्या है? ये राइबोसोम है। ये जो राइबोसोम है ये ईआर के ऊपर है और ईआर किससे जुड़ी है? आउटर मेम्ब्रेन से। इसलिए आउटर मेम्ब्रेन पर भी क्या मिलते हैं? कुछ राइबोसोम मिलते हैं। ये राइबोसोम भी कैसे होंगे? 80S टाइप के क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन भी ईआर से जुड़ी है बेसिकली। इतना आप समझ सकते हो। जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करना होता है तो ये ईआर ही इसे गायब करती है और वापस बनाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आगे लिखेंगे भी हम एक्चुअली। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लाइंस को समझते हैं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में 4 कैरेक्टर्स होते हैं। जब न्यूक्लियस इंटरफेज अवस्था में होता है, इंटरफेज के अंदर होता है बेसिकली। न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। जब वो डिवाइड होने की तैयारी करता है, डिवाइड नहीं होता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं इंटरफेज अवस्था। उसके अंदर 4 कैरेक्टर, 4 स्ट्रक्चर दिखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहला है न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। पैरेलल का मतलब है एक मेम्ब्रेन ऐसे चल रही है तो दूसरी मेम्ब्रेन ऐसे ही चलेगी। इनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगी। इक्वल डिस्टेंस का होना ही पैरेलल को इंडिकेट करता है। विथ पेरी न्यूक्लियर, इनके बीच में क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 10 से 50 नैनोमीटर। ये ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर में समझा चुका हूं आपको। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये एक बैरियर बनाता है। किस किस के बीच में? मटेरियल के बीच में, जो कि न्यूक्लियस में है और साइटोप्लाज्म में है। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल, इन दोनों के बीच में बैरियर कौन बना रहा है? न्यूक्लियर एनवेलप बना रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे लाइन को। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये कंटिन्यू होती है आर के साथ, और इसके ऊपर क्या होते हैं? 80S के राइबोसोम लगे होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन से ही आर जुड़ी है, क्योंकि आर पे 80S के राइबोसोम है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या है? 80S के राइबोसोम लगे हुए हैं। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये डीजनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। कब होगा ये गायब? स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन पे, जिस अवस्था का नाम होगा लेट प्रोफेज। बेसिकली लेट प्रोफेज स्टेट के अंदर सेल इन्वेलप गायब हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और जब सेल डिवीजन एंड होने वाला होता है, एंडिंग होती है, टीलोफेज स्टेज के अंदर आते ही ये रीफॉर्म होता है ईआर के वेसिकल्स के द्वारा। न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाते हैं लेट प्रोफेज में,
और वापस बनते हैं ईआर के वेसिकल से टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज स्टेज के अंदर। बेसिकली जो न्यूक्लियोपोर होते हैं इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर बेसिकली। और न्यूक्लियर पोर के बारे में कुछ लाइनें हमने लिख रखी है। ये बहुत ही माइन्यूट पोर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। एक सेल के अंदर 3000 से लेकर 4000 इनका नंबर होता है, संख्या होती है। ये 10% एरिया पे होते हैं टोटल सरफेस एरिया किसका, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके 10% एरिया पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोपोर होते हैं। और जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो 90% एरिया पे होती है। यहां से हम समझ सकते हैं ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां पे मिल जाती है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों जहां पे मीट कर जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, यहां पर क्या बन जाएगा, पोर बन जाएगा, न्यूक्लियर पोर बेसिकली। आई होप इट इज क्लियर। इस पोर का फंक्शन क्या है, तो ये पोर जो है वो एक पैसेज, एक रास्ता देता है हमें जिससे मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन का। ये मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में हो। तो दोनों डायरेक्शन का बाई डायरेक्शनल मोशन के लिए रास्ता कौन देता है, न्यूक्लियर पोर ही देता है। तो ये पहला कैरेक्टर हमने समझा इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर एनवेलप। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा कैरेक्टर इंटरफेस न्यूक्लियस का, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल भरा है उसी का नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, उसकी पीएच एल्कलाइन होती है, पीएच 7.4 होती है, क्योंकि ये रिच होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ये बेस है इसीलिए इसकी पीएच क्या है, बेसिक है। उसके अलावा मैं ये भी बता चुका हूं कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो ये मैं सब आपको स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप इट इज क्लियर। अगला कैरेक्टर पढ़ते हैं हम थर्ड, जिसका नाम है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो वर्ड दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था। बेसिकली डिस्कवरी जो है बेसिक डाई को स्टैंड करके इसकी डिस्कवरी की थी, वो भी मैंने आपको बताया। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को बेसिकली। ये मास होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बेसिकली। क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल भी होता है, यानी कि डीएनए आरएनए भी होता है, और प्रोटीन भी होते हैं दो टाइप के, जिसका नाम है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हिस्टोन होता है, डीएनए होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एनएचपी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है हिस्टोन 50%, उसके बाद होता है डीएनए 40%, उसके बाद होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन 8.5% और सबसे कम होता है आरएनए 1.5%। तो मैं उम्मीद करता हूं इसका कॉम्पोजिशन आप अच्छे से लिखेंगे और याद रखेंगे। सबसे ज्यादा हिस्टोन है, उसके बाद डीएनए है। अगला हम बात करते हैं जब इस क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, ये कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। तब इस क्रोमेटिन से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्रोमेटिन ही क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। कब बनाता है, कंडेंसेशन करके। कब करता है कंडेंसेशन, सेल डिवीजन के टाइम पे। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये 5 टाइप का होता है। पहला टाइप है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, तीसरा है, चौथा है H3 और पांचवा है H4। एक्चुअली ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और अर्जिनिन जो कि एक बेसिक एमिनो एसिड है। अरे हिस्टोन एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। तो लाइसिन और अर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड होते हैं जो इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा मिलते हैं। और जो हिस्टोन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है। अगर मैं बात करूं इस डीएनए की तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करूं हिस्टोन की तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। इसीलिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत ही अच्छे से कंडेंस हो पाते हैं और क्रोमोसोम को बना पाते हैं बेसिकली। तो ये दोनों लाइनें हिस्टोन के बारे में थी बेसिकली, जो आपको समझ में आई होगी। आगे लिखा गया है जो H1 हिस्टोन का टाइप है उसी को क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को लिंक करता है। अभी मैं इसके आगे आपको न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर ही समझाने वाला हूं। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई है H1 लिंकर क्यों है तो वो आगे आ जाएगी, प्लीज आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा, इसको इरेज कर देते हैं हम।
तो मैं अब समझाऊंगा आपको कि न्यूक्लियोसोम क्या है बेसिकली। अगर आपके सामने पूछा जाए यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, किस क्रोमेटिन की आखिर यूनिट क्या है, तो उसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है बेसिकली। इस न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने समझा रहा हूं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है बेसिकली। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप का होता है, हमने पढ़ा। इसमें जो कुछ टाइप है जैसे H2A यहां पे मिलेगा, अगला टाइप है जैसे H4 वो यहां पे मिलेगा, और कुछ टाइप है जिनके मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये है H2B और यहां पे मिल जाएगा आपको H3। 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, और इन चारों के पीछे 4 और इनसे चिपके हुए होते हैं। तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, इस H4 हिस्टोन के पीछे एक और H4 का मॉलिक्यूल होगा, और इस H2A के पीछे एक और H2A का मॉलिक्यूल होगा, जो पीछे की तरफ है, दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम ओवरलैप करते हुए थोड़ा बहुत शो कर रहे हैं। H2B यहां पे होगा और H3 यहां पे होगा। क्या ये 8 हिस्टोन के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिल चुके हैं? 8 को बोलते हैं ओक्टा। क्या बोलते हैं? ओक्टा। तो इस स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है ओक्टामर। क्या रखा जाता है? ओक्टामर। इसमें प्योर हिस्टोन प्रोटीन बनाया है हमने 4 टाइप का, और 8 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बेसिकली। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आता है डीएनए। ये आ रहा है डीएनए बेसिकली, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ इस प्रकार से। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ इस प्रकार से हिस्टोन के चारों तरफ घूमता है, और इस घूमता हुआ वापस आगे चला जाता है। और ये डीएनए आगे कहां पे जाता है? अगले ओक्टामर के पास जाता है बेसिकली। अगले ओक्टामर को भी हम कुछ ऐसे सिंपल कलर को चेंज नहीं करते हुए बना रहे हैं बेसिकली। तो ये अगला ओक्टामर है जिसके पास ये डीएनए आ चुका है। तो ये डीएनए यहां पे आएगा और यहां भी फोल्ड करेगा इसके चारों तरफ और आगे चला जाएगा। डीएनए के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए और टी बेसिकली। ये आपस में जुड़े होते हैं कुछ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको, ये नाइट्रोजन बेस है और ये भी नाइट्रोजन बेस है, 2 नाइट्रोजन बेस को मिला के बोला जाता है बेस पेयर। क्या बोला जाता है? बेस पेयर। और डीएनए के अंदर बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो डीएनए इस ओक्टामर के ऊपर आवृत हुआ है, लपेटा गया है, कवर किया गया है, उस डीएनए के अंदर 146 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 146 बेस पेयर होते हैं। किसके अंदर? जो डीएनए इस ओक्टामर के ऊपर लपेटा गया है, और इस ओक्टामर के ऊपर 1 सही 3/4 टर्न लेता है डीएनए। कितने टर्न लेता है? एक पूरा टर्न ले लेता है। अगला टर्न लेता है 75%, उसके बाद इस ओक्टामर को लीव कर देता है, आगे वाले ओक्टामर की तरफ चला जाता है। तो इतने टर्न लेता है डीएनए ओक्टामर के ऊपर, और उस टर्न वाले डीएनए के अंदर 146 क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये जो ओक्टामर से डीएनए निकला और नए वाले ओक्टामर तक पहुंचा, इस डीएनए में यहां से लेकर यहां वाले डीएनए में, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये वाला मैं मार्कर से शो कर रहा हूं, इस डीएनए के अंदर बेसिकली 54 क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। इसके अंदर 54 क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। जो डीएनए ओक्टामर के ऊपर है उसके अंदर 146 क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितने बेस पेयर हो गए? 200 बेस पेयर हो चुके हैं। इसी पूरी स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर क्या है? 200 बेस पेयर है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यहां से स्ट्रक्चर को अगर अंडरस्टैंड करना, समझना स्टार्ट करें, और अगले न्यूक्लियोसोम तक जो स्ट्रक्चर होगा, ये ओक्टामर, इसके ऊपर लपटा डीएनए और आगे का जो सिंगल डीएनए है, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन था, डीएनए था, यहां पर डीएनए तो है, लेकिन यहां पर एक टाइप का हिस्टोन प्रोटीन है जो यहां पे हमने नहीं बनाया था। कौन सा वाला? H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है। कौन? H1 हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली। इसलिए इसको बोला जाता है क्या? लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियोसोम को लिंक करने वाले डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है?
लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर में समझा पाया हूं बहुत अच्छे से। यो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे समझते हैं कि इस डीएनए या फिर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कैसे होगा और इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनेगा जब सेल डिवीजन होना है। तो सबसे पहले हमने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रखा है और इस डीएनए का जो डायामीटर होता है, थिकनेस होती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो केवल 2 नैनोमीटर होती है इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की थिकनेस। जब ये डीएनए कंडेंस होके क्रोमेटिन में बदल जाता है, जब इसके साथ हिस्टोन जुड़ जाता है, ऑक्टामर जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसोम जुड़ जाता है, तब ये क्या बना लेता है, क्रोमेटिन बना लेता है और इसकी थिकनेस बढ़कर कितनी हो जाती है, 11 नैनोमीटर हो जाती है। ये जो थिकनेस है वो क्या है, 11 नैनोमीटर है। इस डीएनए की स्टैंड के ऊपर आपको जगह जगह न्यूक्लियोसोम लगे हुए भी दिखाई देंगे। ये हमने रेड कलर में न्यूक्लियोसोम ही बना रखे हैं। ये न्यूक्लियोसोम कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे रस्सी के ऊपर मोती चमक रहे हो, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बीड ऑन स्ट्रिंग। ये बीड क्या है, न्यूक्लियोसोम है, स्ट्रिंग क्या है, डीएनए का स्टैंड है बेसिकली। आई होप बीड ऑन ए स्ट्रिंग अपीयरेंस किसकी होती है, क्रोमेटिन की होती है। मैं आपको समझा पाया हूं। जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होता है और सोलेनोइड बनाता है, तो इस सोलेनोइड का जो डायमीटर होता है वो 30 नैनोमीटर होता है। ये जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, डायमीटर है, ये कितना है, 30 नैनोमीटर है। और इस सोलेनोइड के अंदर बेसिकली 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं ईच टर्न के अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्न दिख रहे हैं, ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न। हर टर्न के अंदर आपको 6 न्यूक्लियोसोम मिलेंगे। रेड कलर के 6 डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 6 ही डॉट यहाँ पे दिखेंगे। ईच टर्न के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम दिखेंगे। इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सोलेनोइड है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 30 नैनोमीटर होती है। जब कंडेंसेशन की प्रोसेस में स्ट्रक्चर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमेशा यहां से पानी का क्या होता है, लॉस होता है, तभी तो वो स्ट्रक्चर कंडेंस हो रहा है। जब सुपर सोलेनोइड बनता है सोलेनोइड के कंडेंसेशन से, तो इसका डायमीटर 300 नैनोमीटर हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा कंडेंस हो जाती है, और ज्यादा आपस में लिपट जाती है, तो बन जाता है सुपर सोलेनोइड। जब सुपर सोलेनोइड के चारों तरफ एक पेलिकल की लेयर बन जाती है तो उसका नाम हो जाता है क्रोमेटिड। और इस क्रोमेटिड की जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस, ये डायमीटर बेसिकली ये कितना होता है, 700 नैनोमीटर का होता है। जब ये क्रोमेटिड के अंदर 2 स्टैंड आते हैं बेसिकली डीएनए के, जब ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं और इनके ऊपर अपनी अलग अलग पेलिकल की लेयर बन जाती है, तो ये बना लेता है क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। यहां से आप ये भी देख सकते हो कि एक क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली 2 क्या होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं। ये जो क्रोमेटिड है ये 2 होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं कंडेंसेशन की प्रोसेस को समझा पाया हूं। आगे के चैप्टर्स में जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर वगैरह समझ लेंगे उसके बाद आपको ये चीजें और क्लियर होगी। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फोर्थ कैरेक्टर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। 3 हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं। फोर्थ है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में सबसे पहले लिखा गया है, इसकी डिस्कवरी जो की थी वो फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इसका जो नाम रखा था वो बोमन नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। ये जो है एक गोल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होलो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल में राइबोसोम और सेंट्रोसोम आते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी मेम्ब्रेन लेस होता है, लेकिन ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते। जिस प्रकार न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल नहीं है, उसी प्रकार न्यूक्लियोलस क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलस के अंदर का कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस होता है, मिक्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अगर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, ये जैसे कि डीएनए पड़ा है, ये क्या पड़ा है, न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा है, तो ये डीएनए और ये न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये जो न्यूक्लियोलस है इसको राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। राइबोसोम हमने पढ़ लिया था।
राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन और आरआरएनए से बनता है, क्योंकि यहां पे आरआरएनए बनाया जाता है। कहां पर? न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है क्या है? आरआरएनए। ये आरआरएनए जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? राइबोसोम बन जाता है। इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री किसे माना जाता है? न्यूक्लियोलस को माना जाता है। अगर राइबोसोम ज्यादा बनेगा तो क्या राइबोसोम प्रोटीन भी ज्यादा बनाएगा? बिल्कुल ज्यादा बनाएगा। यानी कि ऐसे सेल्स जिनको प्रोटीन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके अंदर राइबोसोम बहुत ज्यादा चाहिए। राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए बहुत ज्यादा चाहिए। उस आरआरएनए को बनाने के लिए बहुत ज्यादा न्यूक्लियोलस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो लार्जर और मोर इन नंबर, बड़े बड़े न्यूक्लियोलस और ज्यादा संख्या में न्यूक्लियोलस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेल्स में। कौन से सेल? विच एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो लगातार क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। उनके अंदर बड़े बड़े और ज्यादा नंबर में न्यूक्लियोलस मिलते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये बेसिकली क्रोमेटिन से ही बना होता है। वो क्रोमेटिन होता है हेट्रोक्रोमेटिन। इसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यानी कि वो क्रोमेटिन जो ट्रांसक्रिप्शन करता ही नहीं है, जो आरएनए बनाता ही नहीं है। अगर आरएनए ही नहीं बनाता तो ये आरआरएनए आखिर बनता कैसे है? हेट्रोक्रोमेटिन मेजॉरिटी तौर पर है, लेकिन यहां पे कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में यूक्रोमेटिन भी होता है। यही यूक्रोमेटिन क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन करके आरआरएनए बनाता है, जिससे राइबोसोम बनता है, जो बाद में प्रोटीन बनाता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे जैसे हमने समझा था न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है। उसी प्रकार ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है? डिसिपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि एंडिंग ऑफ द सेल डिवीजन यानी कि टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनाया जाता है, किसके द्वारा? ईआर के द्वारा। उसी प्रकार यहां ये जो न्यूक्लियोलस है इसे भी वापस बनाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? एनओआर के द्वारा, नोर के द्वारा। नोर का पूरा नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या बनता है? न्यूक्लियोलस बनता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ये रीजन कहां पे होता है? बेसिकली इन सेट क्रोमोसोम्स। इन सेट क्रोमोसोम्स, ये केवल सेट क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अब ये सेट क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट पोर्शन ऑफ द डीएनए प्रेजेंट है। जब डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो ये और क्लियर होगी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने न्यूक्लियस के बारे में और उसकी डिटेल्ड स्टडी की है। आगे हम अगले लेक्चर में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।